नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है प्लेटो। प्लेटो आपके पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको प्लेटो के जीवन परिचय, उसके प्रमुख ग्रंथ तथा उसकी चिंतन पद्धति से अवगत कराऊंगी। प्लेटो पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है। उसने ही सर्वप्रथम आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत की। उसके पहले पाश्चात्य संसार में किसी ने भी क्रमबद्ध रूप से राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन नहीं किया था। आज लगभग 2400 साल बाद भी उसके राजनीतिक ग्रंथ राजनीतिक चिंतन की आधारशिला और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बच्चों, अब मैं बताती हूँ प्लेटो के जीवन के बारे में। पश्चिमी जगत में सर्वप्रथम आदर्श काल्पनिक राज्य की योजना प्रस्तुत करने वाले सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन और समृद्ध परिवार में 427 ईसा पूर्व हुआ। उनके पिता एरिस्टन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश के थे। उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन के घराने की थीं। प्लेटो को सभी प्रकार का सौभाग्य, उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रखर बुद्धि प्राप्त थी। उनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था। आरंभ में प्लेटो की इच्छा राजनीतिज्ञ बनने की थी, परंतु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह लगभग 8 वर्ष तक सोक्रात के शिष्य रहे। जब एथेंस की जनतंत्रीय सरकार ने सत्य कहने के अपराध में सुकरात को जिस तरह विषपान का दंड दिया, उससे प्लेटो को सक्रिय राजनीति से घृणा हो गई और जनतंत्र से उनका विश्वास उठ गया। सुकरात को प्राणदंड दिए जाने के बाद प्लेटो लगभग 12 वर्ष तक इटली, यूनान और मिस्र के विभिन्न भागों में घूमते रहे। इन 12 वर्षों में उन्होंने विभिन्न मतांतरों का अध्ययन किया। वापस लौटने पर लगभग 336 ईसा पूर्व में उन्होंने एथेंस में अपना एक शिक्षण संस्थान, जिसे एकेडमी कहा गया, खोला। इस संस्थान को प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इसमें प्लेटो अपनी आयु के लगभग 40 वर्षों तक पढ़ाते रहे। समय के साथ इस विद्यालय की ख्याति चारों ओर फैल गई। संसार के कोने कोने से विद्यार्थी प्लेटो के पास अध्ययन के लिए आने लगे। इस प्रकार उनके प्रयत्नों से थोड़े ही समय में एथेंस संपूर्ण यूनान का बौद्धिक केंद्र बन गया। प्लेटो के एकेडमी में गणित शास्त्र के ज्ञान पर अत्यधिक महत्व दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी एकेडमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। गणित के साथ ही वहाँ राजनीति, कानून एवं दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। प्लेटो जब 70 वर्ष की आयु तक के लगभग पहुँच रहा था, तब उन्हें अपने आदर्श राज्य के विचार को व्यवहार में लाने का अवसर प्राप्त हुआ। 361 ईसा पूर्व उन्होंने 30 वर्षीय तरुण शासक डियोनिसस की शिक्षा और मार्ग निर्देशन में अपने मित्र दियोन की सहायता के लिए सिराक्यूस की यात्रा की। डियोनिसस दियोन की प्रेरणा से दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण लेने को तैयार हो गया। इस दिशा में कुछ प्रारंभिक सफलता प्लेटो को प्राप्त हुई, किंतु अंततः वह स्वेच्छाचारी शासक उसके परामर्श को स्वीकार करने और उसके अनुसार राजकाज चलाने से मुकर गया। साथ ही चाटुकारों ने डियोनिसस को दियोन के विरुद्ध भड़का दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दियोन को निर्वासित कर दिया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर दी गई। इस स्थिति से प्लेटो ने निराश होकर एथेंस लौटना ही उचित समझा। 361 ईसा पूर्व में डायोनिसस ने प्लेटो को सिराक्यूस आने का पुनः निमंत्रण और उसके उपदेशों पर चलने का आश्वासन दिया। यद्यपि पिछले कटु अनुभव के कारण प्लेटो सिराक्यूस की तीसरी यात्रा करने को उत्सुक नहीं था, किंतु तारेंतम के दार्शनिक शासक आर्खिताज की प्रेरणा से आखिर वह चला गया। प्लेटो ने डायोनिसस को दर्शन शास्त्र के अध्ययन संबंधी कठिनाइयाँ बताईं। साथ ही उन्होंने यह भी परामर्श डायोनिसस को दिया कि वह दियोन के प्रति
किए गए अन्याय को दूर करें। इस परामर्श से दोनों में गंभीर मतभेद एवं वैनमस्य उत्पन्न हो गया। प्लेटो की स्थिति एक प्रतिष्ठित बंदी जैसी हो गई। अंत में तारेंतम के शासक की सहायता और सामयिक हस्तक्षेप के कारण वह सकुशल एथेंस लौट सके। इस असफलता ने प्लेटो के संपूर्ण आदर्शवादी दर्शन को झकझोर दिया। अब वह कल्पना की उड़ान छोड़कर यथार्थ की भूमि पर चलने को विवश हो गए। लगभग 81 वर्ष की आयु में प्लेटो अपने शिष्य के आग्रह पर एक विवाह में सम्मिलित हुए। शोरगुल से परेशान होकर वो विश्राम के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए। प्रातःकाल जब उनके शिष्य ने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उनके कमरे में प्रवेश किया तो प्लेटो की मृत्यु हो चुकी थी। प्लेटो के ग्रंथों का जहाँ तक प्रश्न है, प्लेटो द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 38 मानी जाती है, पर इनमें से प्रमाणित ग्रंथ केवल 28 हैं। इन ग्रंथों में राजनीतिक दृष्टि से कुछ ग्रंथ उल्लेखनीय हैं, जिसमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज प्रमुख हैं। जहाँ तक प्लेटो की शैली का सवाल है, प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे गए हैं। इस शैली को प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था। इस शैली को अपनाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं था, जितना कि अपने पाठकों को विचारशील बनाना। इसके अतिरिक्त प्लेटो की लेखन शैली की दूसरी विशेषता उदाहरणों और पौराणिक कथाओं का प्रयोग भी है। उसने अपने अधिकांश उदाहरण प्राकृतिक जगत और कुछ कलाओं से लिए हैं। प्रकृति से लिए गए उदाहरण मुख्य रूप से पशु जगत से लिए गए हैं। प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति को दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत दार्शनिक अपना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व कुछ सिद्धांतों को आधार स्वरूप निर्धारित करता है तथा उन सिद्धांतों को मापदंड मानकर उन्हें विभिन्न उपलब्ध तथ्यों पर लागू करता है और फिर कुछ विशिष्ट निष्कर्षों तक पहुंचता है। इसलिए इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहा जाता है। प्लेटो ने सुशासन के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया और फिर उनके आधार पर अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य के स्वरूप का चित्रण किया। प्लेटो ने कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। तो ये थी बच्चों प्लेटो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको इसके अगले व्याख्यान में मैं प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।